हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखिए अभी तक हम फील्ड्स तक तो पहुंचे नहीं है, लेकिन हाँ जितना हमने अभी समझा है वो बहुत बेसिक था। आज का अभी का इस वक्त का ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, या मैं बोलूं शुरुआत है सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले टॉपिक्स की। ठीक है ना? यहां से थोड़ा आपको क्या है, दिमाग को अपना स्थिर रखना है और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, लेक्चर पर पूरा ध्यान देना है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हो तो स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना? क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स जब आपके बनेंगे ना तो वो बहुत आसान, पहली बात तो देखो आसान बनेंगे, और दूसरी बात ये है कि ये रिजेंबल करते हैं किससे? ग्रेविटेशन चैप्टर से। अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है क्लास 11, सर ये ग्रेविटेशन तो नाम सुना सुना सा लग रहा है सर, कभी ऐसा लग रहा है कि देखा हुआ है। हाँ हाँ, सब भूल गए ना? 11th का तुम सब भूल गए। मैं तुमको तभी समझा रहा था कि जब ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो यहाँ पर जो जो चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं वो आगे जाकर हम जब चार्जेस पढ़ेंगे और जब हम वहां पर बात करेंगे कूलम्स लॉ की, वहां भी यही सारी चीजें होंगी। मैंने आपको समझाया था और बोला भी था कि भाई ये याद रखना, बट आपको कहाँ याद रहती है मेरी बात सीरियसली लेते कहाँ हो, हल्के में तो लेते हो मुझे हैं। तुमको बस पिंकी की बातें रह जाती हैं दिमाग में याद कि पिंकी ने सर ऐसा बोला था, पिंकी ने वैसा बोला था, हैं, लेकिन सर ने जो बोला था वो तुमको याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं भी चलो पढ़ा है, आपको याद नहीं है, तो भी आप मेरी बात आप सुनते जाना, आपको पूरा का पूरा कूलम्स लॉ समझ में आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ को। तो आज का जो लॉ हमारा होने वाला है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम करने वाले हैं डिस्कस कि हमारे जो चार्जेस होते थे, जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि जो मासेस होते थे, चाहे दुनिया में कोई भी दो मासेस हो, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ। क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ। लेकिन जब मैं आपको चार्जेस पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे ये बात बोली थी कि चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपने आप को, रिपेल भी कर सकते हैं। जब सेम होगा, क्या बोलते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही सेम चार्ज जैसे नेगेटिव नेगेटिव होगा तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, है ना? तो सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां तो हमारे दिमाग में एक बात पक्का पता चल गई कि भैया जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो दो तरीके का हो सकता है। रिपल्सिव भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? इंटरैक्शन कराने वाला भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अट्रैक्शन वाला भी हो सकता है। लेकिन जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो वहां हमको कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं दिख रहा था। वहां पर हर ऑब्जेक्ट जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा था वो एक दूसरे को क्या कर रहा था? अपनी तरफ किसी ना किसी फोर्स से खींच रहा था। आई बात समझ में? हाँ सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब यहां पर जो चार्जेस के बीच में लगेगा वहां क्या था? मासेस के बीच में जो लग रहा था वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। यहां पर जो चार्जेस के बीच में लगेगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना? तार बिजली से पतले हमारे पिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ऑफ इंटरैक्शन और रिपल्शन, दोनों तरीके का हो सकता है भाई। कूलम्स लॉ में हम यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जो दो तरीके का हो सकता है, अट्रैक्शन वाला भी हो सकता है, रिपल्शन वाला भी हो सकता है। एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अच्छा, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय, अब देखना ये जो स्टेशनरी पॉइंट मैंने जो वर्ड बोल दिया है ना, आगे जाके कहीं ना कहीं लिमिटेशन में भी आपको दिखेगा। किसकी लिमिटेशन में? कूलम्स लॉ की लिमिटेशन में, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? इज गिवन बाय, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं भाई। फॉर्मूला होता है F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। चलो अच्छा ये छोड़ो अभी। ये देखो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, कुछ भी हो सकता है ना? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। ये पॉइंट चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस है भाई? ये पॉइंट चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं? पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है ना? इनके बीच की दूरी कितनी है? आर है, ठीक है? तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है ये वाला चार्ज, जिसको मैं बोलूंगा F12, यानी 1 पे लगा रहा है 2 वाला चार्ज, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, वैसे ही ये वाला चार्ज लगाएगा 2 पर भी, ये क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा कि नहीं होगा? मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं आप, क्योंकि हम ग्रेविटेशन पढ़ कर आए और हम जानते हैं कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो F12 जो होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ F21 के बराबर, है ना? डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको पता है, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? जल्दी बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ
कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? फटाफट फटाफट मुझे बताओ, ठीक है ना। वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, अभी तक आपको कमेंट कर देना चाहिए था लेकिन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपने सुन लिया होगा जवाब, ठीक है। ओके, तो यहां पर जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने वाले हैं उसको मैं नाम दे रहा हूं F। तो ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 के, यानी कि जो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि कोई पॉजिटिव हो कोई नेगेटिव हो। क्यों नहीं करता सर? अगर मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज होता तो सर मुझे प्लीज यहाँ पर क्या माइनस रखना पड़ता? नहीं, आपको ये माइनस रखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, अगर एक चार्ज माइनस है एक चार्ज प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो आपको डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगी। आप देख कर डायरेक्शन बता सकते हो कि फोर्स कहाँ लगने वाला है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो आप देखिए फोर्स की डायरेक्शन मैंने कहाँ बनाई है, बाहर की तरफ बनाई है। तो यहाँ पर आपको चार्ज की वैल्यू रखने की, या मैं बोलूँ साइन रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये बोला गया ग्रेविटेशन, जैसे हमने पढ़ा था कि इट इज दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितना है भैया पॉइंट का, पॉइंट चार्जेस का कितना डिस्टेंस है भैया? r डिस्टेंस है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन, मुझे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो F इज इक्वल्स टू के, F इज इक्वल्स टू के लगा दिया। के क्या है भैया? मेरा कांस्टेंट है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। पक्का 100%? हाँ सर 100%। अच्छा, अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा ग्रेविटेशन याद करो। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमने निकाला था, एफ जी इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। याद आया कि नहीं आया? हाँ सर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ करता था। जी की वैल्यू कितनी थी? जी की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। याद आया क्या? याद आया क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। अच्छा, यहां पर जो k की वैल्यू है, इधर जो k की वैल्यू निकल कर आती है, k की वैल्यू निकल कर आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं डालता हूं चांद बालियां में, मतलब सोन पापड़ी के डब्बे में, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, है ना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ, कि हमें इसके बारे में बात करनी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगे रहने देंगे, बात करेंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि यार हमने इसका और इसका क्या निकाल लिया? रिजेम्बलेंस निकाल लिया कि हाँ भाई ऐसा तो था। अच्छा, आगे जाके आप पढ़ोगे कि जो k की वैल्यू निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है भाई। ओके, आगे जाके पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करेगा, यानी कि अच्छा, ये चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस कैसे बनते हैं? मैंने आपको समझाया था ना, याद करो, जब पॉइंट मासेस की बात हो रही थी, या तो बहुत छोटे छोटे मासेस हो और वो पास पास रखे हो, इसको हम पॉइंट मास बोलते थे, याद करो। या तो क्लास 11 पुरानी बातें कर रहा हूँ, पुराने पापों की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो पॉइंट मासेस होते थे हम उसको पॉइंट मास कब कंसिडर करते थे? या तो छोटे छोटे मासेस हो और वो पास में रखे हो, या फिर जो विशाल मासेस हो, बड़े बड़े मासेस हो और वो बहुत दूर पर रखे हो, तो आप उसको बोल सकते थे कि वो पॉइंट मासेस है। वैसे ही यहां पर जो चार्जेस हैं, एक एक्सटेंडेड चार्ज की बात हम करेंगे आगे जाके। अगर ऐसा कोई बड़ा सरफेस है, बड़ी बॉडी है, उसमें एक्सटेंडेड चार्जेस है ना, तो वो बड़ी बॉडी फिर बहुत दूर दूर रखी होनी चाहिए, तब हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो पॉइंट चार्जेस है। अगर वो बड़ी बड़ी बॉडीज पास में लाकर रख दी गई तो हम बोलेंगे नहीं भैया ये पॉइंट चार्जेस तो कहीं से भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरी चीज, इसको बोला जाता है भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये कहलाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब याद हो आपको कि जब मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाया था तो मैंने एफ और आर के बीच में क्या बनाया था? एक ग्राफ बनाया था। वही ग्राफ मैं फिर से बनाने जा रहा हूं। याद हो अगर आपको तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो अभी याद आ जाएगा, लो, ठीक है ना। दिस इज योर एफ, दिस इज योर डिस्टेंस, कैसा ग्राफ बना था? कुछ ऐसा ग्राफ बना था। कैसा ग्राफ था? कुछ इस तरीके का ग्राफ था, ठीक है। बहुत बढ़िया, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक तो ये रिलेशन और हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर इस फाइनल रिलेशन तक हम पहुंच गए हैं, जिसका हमको बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये जो फोर्सेस आपने निकाले हैं, ये जो आपने फोर्स निकाला है जिसको आप बोल रहे हो कि क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या ये हमेशा अट्रैक्शन का ही होगा?
या हमेशा रिपल्शन का ही होगा? नहीं सर, ये अट्रैक्शन का भी हो सकता है, ये रिपल्शन का भी हो सकता है। यही अंतर है ग्रेविटेशनल फोर्स और इसमें। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। चलिए वेरी गुड। यहां पर भी लिखा हुआ है कि Q1 एंड Q2 आर द स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस एंड R इज द सेपरेशन बिटवीन देम इन एयर और वैक्यूम। अच्छा, एयर और वैक्यूम क्यों बोला है, इसके बारे में बात करते हैं। आइए मैं यहां पर लिख देता हूं खाली जगह में, F इज इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो हाँ, यहां पर बोला गया है कि सेपरेशन बिटवीन देम इन एयर और वैक्यूम। अब यहाँ पर एयर और वैक्यूम की बात क्यों की गई? तो इसलिए की गई कि ये वाला जो रिलेशन आप यूज कर रहे हो, ये एयर में भी हम यूज कर लेते हैं, ये हम एयर में भी यूज कर लेते हैं और हम साथ ही साथ वैक्यूम में भी यूज कर लेते हैं, ज्यादा अंतर नहीं आता है। बट अगर मीडियम आपने चेंज किया, अगर आपने मीडियम चेंज किया तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अच्छा, के की भी बात करें, अगर हम के की बात करें तो के भी क्या करता है? डिपेंड करता है मीडियम पे। बट ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा था क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा था क्या भाई? कोई भी दो बॉडी हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे। अब आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को कहीं भी डाल दो, पानी के अंदर डाल दो, तेल के अंदर डाल दो, नाली में डाल दो, कहीं भी डाल दो, अगर आप मीडियम चेंज कर रहे हो तो मीडियम के चेंज करने से वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। बट ऐसा केस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण नहीं है। कूलम्स लॉ जब आप लगाते हो तो बात अपने दिमाग में रखना कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लगा रहे हो, देखो भाई कि मीडियम चेंज अगर हो रहा है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है, के भी चेंज हो जाएगा, इसलिए एफ भी चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करते हैं। ये दोनों चीजें आपको देखकर क्या समझ में आया? ये दोनों चीजें देखकर आप क्या बोल सकते हो? देखो, जब हम बात करते थे ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी, है ना, जिसके कारण क्या होता था? वो मास को कंपनसेट करता था, क्योंकि हम बात करते थे हेवनली बॉडीज की। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे तो हम बात करते थे अर्थ होता था, सन होता था, अर्थ होता था, मरकरी होता था, ऐसे बड़े बड़े मासेस की बात करते थे, समझो, है ना। तो उन मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था वो बड़ा कम लगता था, है ना। जो भी लगता था वो चीज बड़ी कम सी हो जाती थी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होने के बाद। जैसे मान लीजिए इस कैमरे और मेरे बीच में कैमरे का मास m है, मेरा मास कुछ है, हम दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो जब आप मेरा मास और कैमरे का मास मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे हमारे बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर से और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इस वैल्यू से, तो ग्रेविटेशनली जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी। बट आप यहां पर देखिए के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁹, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू ही यहां पर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो चार्जेस है उसकी वैल्यू कम होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन फोर्सेस क्या आते हैं? ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वैल्यू आएगी, क्या आएगी? ज्यादा आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका और जो आपका ये कूलम वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने निकाला है, इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है? एक तो डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये दो टाइप का हो सकता है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है हमेशा, कभी भी रिपल्शन नहीं होता है। बात समझे? हाँ सर समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं, इसको क्लियर करूं? बिल्कुल क्लियर करिए सर, बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट क्या है? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं। चलिए भाई, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक चार्ज कंसिडर कर रहा हूं प्लस Q, है ना, प्लस Q चार्ज कंसिडर कर रहा हूं, Q1 कर लेता हूं, प्लस Q1 करता हूं कंसिडर, यहां पे प्लस Q2 कंसिडर कर लेता हूं। सर आप माइनस क्यों नहीं करो? कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर सेम ही आना है, कुछ गलत नहीं आएगा आंसर, ठीक है। इनके बीच की दूरी मैंने मान ली कितनी है? R है। इनके बीच की दूरी R है। दूरी इश्क है तो इश्क में दूरियां क्या है? इश्क है तो इश्क में दूरियां क्या है? जो दूरियां नहीं है तो मजबूरियां क्या है? इश्क है तो इश्क में दूरियां क्या है? जो दूरियां नहीं है तो मजबूरियां क्या है?
और मेरे एक शेर से हो जाते हैं गाल लाल उसके, तुम पूछ रहे हो कि मुझ में खूबियाँ क्या है। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये जो मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दी ना बीच में, है, मजा आया कि नहीं आया। चलो, तो यहाँ पर एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इनके सेंटर टू सेंटर की बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा उसको भी मैं डिस्कस कर लूँ, करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या डिस्कस करना है सर आपको, क्या डिस्कस करना है, इतना क्या डिस्कस करना चाहते हो? खैर वो आगे आपको नोट्स में दिख जाएगा, फिर भी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है ना इन चार्जेस के बीच में, जो फोर्स लग रहा है ये कैसा फोर्स है नेचर में। आई एम सॉरी मैंने आपको ये बात यहाँ बताई नहीं, लेकिन मुझे एकदम क्लिक किया तो मैंने सोचा आपसे बात कर ली जाए कि इनके बीच जो ये फोर्स लग रहा है एक्चुअल में ये नेचर में कैसा होगा, सेंट्रल फोर्स होगा, है ना। अलॉन्ग द लाइन ऑफ जॉइनिंग है, जो सेंटर से सेंटर को आप जोड़ रही है जो लाइन, उसी लाइन के अलॉन्ग लगने वाला है ये सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना। पक्की बात है कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कैसा है, सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना। चलिए यही बात मुझे आपको बतानी थी, बता दी, अब खुश। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा था यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा भैया, पेन क्यों नहीं चल रहे हो। यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया भैया प्लस Q1 का, यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया प्लस Q2 का, हाँ ठीक। इनके सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है, r है। आगे क्या, वेक्टर फॉर्म में हमको चीजें बतानी है यार। मुझे पता है कि इस चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग जाएगा, कौन लगाएगा, सेकंड मास। तो हम बोल रहे हैं इस पे 1 पे लग रहा है सेकंड के द्वारा फोर्स, ना, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। चलिए वैसे ही यहाँ पर फोर्स लगेगा क्या, F21। मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते। ये भी मानते हो क्या कि F12 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ F21 के बराबर, हाँ बिल्कुल सही। चलिए ये बात भी आपको एकदम क्लियर है। चलो हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो हमारे पास है वो फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R², लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म में चाहिए। क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो जब भी आपको किसी चीज़ को वेक्टर बनाना होता है आप क्या करते हो, उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हो। मतलब अगर मैं इसको आर कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, फोर्स का वेक्टर मिल जाएगा, मानते हो। तो इसमें हम वेक्टर बनाने की कोशिश अब करते हैं। देखो जो हमें पता है, पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो दूरी है भैया, देखिए जरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में। तो हम बोलेंगे यार यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सही लिखा क्या मैंने, हाँ सर, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी होगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना। ये आपने कैसे लिख दिया सर, अरे कोई ओरिजिन होगा, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर होगा, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर होगा। तो उसी चीज़ से मैंने लिखी, पढ़ा नहीं क्या, जाकर पढ़ो यार, थोड़ा तो 11th पढ़ कर आओ, ऐसा मत करो, ठीक है। अब देखते हैं क्या तिकड़म बढ़ानी है हमें। तो देखो आपको निकालना है F12 वेक्टर, क्या निकालना है, F12 वेक्टर, ठीक है। तो K Q1 Q2 अपॉन, अब देखो R का स्क्वायर, है ना, इंटू R कैप चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ पर जो डिस्टेंस का स्क्वायर आपने लिखा है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 1 पर कौन फोर्स लगा रहा है, 2 लगा रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। तो मतलब आपको 2 की नजरों से देखना है, 2 से ये कितना दूर है, 2 से ये कितना दूर है, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे। साथ ही साथ इसका कैप, है ना, यूनिट वेक्टर। तो आप इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का यूनिट कैप, का कैप यूनिट वेक्टर बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका उल्टा लिखकर बताओ, F21 आप कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे F21 आ जाएगा K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय, अब बताओ क्या होगा। अब आप देख रहे हो कि F21 जो है मतलब फोर्स लग रहा है 2 पर, लगा रहा है 1, तो हमको 1 की नजरों से देखना है कि 2 कितना दूर है। तो 1 की नजरों से 2 कितना दूर है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R की जगह हम क्या पुट करेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ठीक है, इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का कैप, ठीक है, सिंपल सी बात, ओके। ये दोनों चीजें मैंने लिख ली, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अभी सुनो और सुनो 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 सुनो, अगर मुझे ए कैप निकालना होता था तो मैं क्या करता था, मैं ए वेक्टर को डिवाइड कर देता था ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से।
ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। याद आया कि नहीं आया? मैं क्या करता था, अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करता था, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए कर देता था। हाँ, इससे मैं यूनिट कैप निकाल रहा था। ठीक है, तो मैं अगर इसको चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या? प्यार से देखो, यहां साइड में लिखता हूं इसको, रुको। ए कैप इज नथिंग बट ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। ठीक है, अच्छा इधर देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं। ध्यान से देखना, कुछ भी दिक्कत लगे वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड और उसका स्क्वायर। ठीक है, इसको अब ये कैप है ना, किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो। तो यहां देखना मैं क्या करने वाला हूं, मैं बोल रहा हूं ये वेक्टर, ये खुद एक वेक्टर है नहीं, अरे देखो ना, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर भी तो एक वेक्टर है। ठीक है, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर नहीं होगा, ऐसे ही लिखना होगा क्या? देखो ध्यान से, हाँ सर ऐसे ही, बिल्कुल सही लिखा है आपने, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा F12 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। ये क्यूब बन गया, क्यूब बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर, इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोला जा सकता है, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोला जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली F21 आप कैसे लिखोगे? आंख बंद करके, K Q1 Q2 डिवाइड बाय 1 2 था तो 1 2 था, अब 2 1 है तो 2 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा। अरे भाई यहाँ F12 था तो पहले 1 आया बाद में 2 आया, अब यहाँ F21 हो गया तो पहले 2 आएगा बाद में 1 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो किससे भैया? यहाँ मल्टीप्लाई कर दो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से। ठीक, क्लियर? तो ये हो गया भैया वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म भैया, वेक्टर फॉर्म। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, है ना? ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हमें इसकी ऐसी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। हम तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एकदम, हम तो फकीर आदमी हैं भाई, झोला लेकर चल देंगे, ऐसा हमको ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन पता चलना चाहिए भाई, क्योंकि हमको हमारी बुक्स में सब दिया गया है। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब आपको पता है कि जैसे ही आप फोर्स की बात करते हो, लिख लो इसको, जैसे ही आप फोर्स की बात करते हो, अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो पक्की बात है कि भाई नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, या मैं बोलूं नंबर ऑफ चार्जेस। यहां पर तो हमने 2 ही चार्ज लिए, यहां तो हमने 2 ही चार्ज लिए, हो सकता है कि यहां पे 3 चार्ज हो जाए, हो सकता है 4 हो जाए चार्ज, हो सकता है n नंबर ऑफ चार्जेस हो जाए। तो यहां तो फोर्स को कैसे ऐड करोगे? फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पता है कि जब हम ग्रेविटेशन में ये चीज पढ़ रहे थे तो एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आया था, वही चीज यहां पर फिर आने वाली है। क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहाँ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? चलिए, उसके पहले हमको लिमिटेशंस पढ़ लिया, ये लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है कूलम्स लॉ की? देखो, अभी तक हमने फोर्स समझ लिया क्या होता है, वेक्टर फॉर्म समझ लिया उसका, हम जानते हैं कि अब उसको जोड़ना घटाना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, उसको हम पढ़ेंगे कहाँ पर? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। उससे पहले हमको पढ़ना है लिमिटेशन क्या है। आइए, तो लिमिटेशन ये है कि कूलम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस बट इट इज नॉट ट्रू फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। मतलब एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। एक्सटेंडेड चार्जेस का मतलब होता है जो बड़ी बॉडीज होंगी ना और पास पास रखी होंगी, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज ट्रू फॉर लार्ज डिस्टेंसेस एंड स्मॉल डिस्टेंसेस। मतलब लार्ज डिस्टेंसेस के लिए भी ट्रू है, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए भी ट्रू है, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10 to the power -15 मीटर। अच्छा, ये भी बोल दिया गया है कि अगर डिस्टेंस लेस देन 10 to the power -15 मीटर है तो फिर ये जमेगा नहीं, और अगर मोर देन 10 to the power 15 मीटर है तो ये जमेगा नहीं। इसके रेंज के बीच में होना चाहिए, है ना? पक्का? तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F12 इज इक्वल्स टू F21, वो क्या होना चाहिए भैया? वो 10 to the power -15 मीटर से ऊपर होना चाहिए और 10 to the power 15 मीटर के नीचे होना चाहिए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट इज इट इज ट्रू ओनली फॉर द चार्जेस एट रेस्ट, इट इज नॉट ट्रू फॉर मूविंग चार्जेस। अब देखिए, ये स्टेटमेंट अपने आप में आधा है,
ये स्टेटमेंट अपने आप में आधा है क्योंकि आप इससे कुछ और ही समझकर आगे निकल जाओगे, है ना। और आधा सच पूरा झूठ होता है। याद रख, उर्दू रैप तेरे लिए है अदरक। ये मैंने कहीं किसी गाने में सुना था तो मैंने आपको बोलकर बता दी है, ये मत पूछना कि कहाँ सुना था। यार यहां पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि हमने जो चीजें पढ़ी है, इज ट्रू फॉर चार्जेस एट रेस्ट, मतलब आपके जो चार्जेस हैं वो किस पे होना चाहिए? रेस्ट पर होना चाहिए। एक चार्ज ये है, मान लो एक चार्ज ये है, ठीक है ना, एक चार्ज ये, ठीक है ना, ये दोनों क्या है भाई? रेस्ट पर है। दोनों क्या है? रेस्ट पर है। दोनों क्या है? रेस्ट पर है, ठीक है ना। ओके, ये रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, ठीक। अगर दोनों मूव कर रहे हैं, अगर मान लो दोनों मूव कर रहे हैं कि ये एक चार्ज भैया प्लस Q1 है ना, और एक ये है भैया Q2 प्लस Q2, मैं प्लस ले रहा हूँ ना, समझने के लिए प्लस ले रहा हूँ। चलो, तो मैंने बोला कि ये मूविंग है। ये क्या है भाई? मूविंग है। ये भी मूविंग है और ये भी मूविंग है। क्या है? दोनों मूविंग है, ठीक है। यहां पर ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पर जो आपको कूलम्स लॉ जो आपने लगाया है यहां वैलिड हो रहा है, यहां पर जो आपने कूलम्स लॉ लगाया होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। बट एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है। वो कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए एक चार्ज रुका हुआ है प्लस Q1, एक चार्ज यहां रुका हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज है प्लस Q2 जो मूविंग है। क्या ये मूविंग चार्ज है, लेकिन ये चार्ज किस पे है? रेस्ट पर है। तब क्या होगा? अब बताओ मुझे, एक चार्ज रेस्ट पर है और एक चार्ज मूविंग में है, फिर क्या होगा? तो भाई इस केस में जो आपका कूलम्स लॉ होता है वो वैलिड होता है, ठीक है ना। तो यहां वैलिड है, यहां वैलिड है और यहां वैलिड नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर आधी चीज लोग पढ़ के आगे चले जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये दो चीजें तो सबको पता होती है, एक नई चीज है वो आपको पता रहनी चाहिए। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं प्लीज सर, आगे बढ़िए प्लीज, प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। पहला पॉइंट है, कूलम प्रोपाउंडेड दिस लॉ कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, हेंस इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। देखो क्या चीजें होती है, कई चीजों को आप डिराइव कर देते हो, है ना, मैथमेटिकली प्रूव कर देते हो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मैथ्स आपने लगाई फटाफट 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 और प्रूव कर दिया। कई चीजें सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही प्रूव होती हैं भैया, है ना। और उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके जो आप बताते हो उस चीज के अगेंस्ट दुनिया में जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो नहीं होती। मतलब आपने मान लो एक्सपेरिमेंट करके ये बोला कि भाई मैं अगर इस पेन को यहां से फेंकूंगा तो ये पेन सीधा सीधा जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने अपने 10 साल लगा दिए जीवन के, और मैंने एक्सपेरिमेंट में यही सीखा कि इस पेन को अगर मैं ऐसे फेंकता हूं तो ये पेन सीधा 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 ट्रैवल करता है, कहीं मुड़ता नहीं। 10 साल तक मैं इस पेन को फेंकता रहा, है ना। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पेन्स थे, मैं सबको ला के सबको फेंकता रहा और सब सीधे सीधे जा रहे थे। तो मैंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया 10 साल से कि भैया हर कंडीशन में, हर एनवायरनमेंट में, हर सीजन में, कुछ भी करो आप, ये पेन सीधा सीधा ही जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली क्या कर दिया आपने? प्रूव कर दिया। इसके लिए आपके पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। आई मेरी बात समझ में? आपने 10 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और हर बार एक्सपेरिमेंट वैसा ही हुआ जैसा आप बोल रहे थे। तो ये क्या बन गया? एक लॉ बन गया कि ये पेन ऐसे ऐसे मूव करने वाला है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, कूलम्स का लॉ। नेक्स्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस ऑन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जब हम डिराइव कर रहे थे तो हमने दो चार्जेस लिए थे, कोई तीसरे चार्ज की वहां पर उपस्थिति नहीं थी, उसका कोई इफेक्ट नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, हेंस इट इज अ सेंट्रल फोर्स। बता चुका हूं कि ये जो हमारा कूलम का लॉ है इसमें जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं ये अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग लगता है, मतलब ये एक टाइप का सेंट्रल फोर्स है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कूलम्स लॉ है क्या भाई? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट, सिंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर एंड इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट, hence they obeys Newton's third law of motion। हाँ ठीक है, तो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। अरे आपको बताया तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, मतलब ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। और लास्ट है, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। कूलम्स का जो लॉ लगाकर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम बदलोगे वो फोर्स बदल जाएगा क्योंकि के की वैल्यू बदल जाती है। पक्का? हाँ सर पक्का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े? हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
हाँ, इसी चीज की तो मैं बात कर रहा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्या है भाई, अंग्रेजी पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ गिवन चार्ज पार्टिकल q नॉट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल द अदर चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। मजा आ गया सर सुनने में, ऐसा लगा कि कोई गाना सुन रहा हूं, लेकिन सर समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन गाना सुन के तो आता है, मैं पानी पानी हो गई है, तब सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ नहीं समझ में आता सर, लेकिन वो हिंदी में होता है ना। देखो यहाँ सिंपल सी बात ये की गई है, एक चार्ज ये है ना, एक चार्ज ये है Q1, ठीक, एक चार्ज ये है Q2, एक ये चार्ज हो गया Q2, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया R। तो आपने आओ देखा ना ताओ, आपने बोला भाई इस पे फोर्स लगेगा F12, इस पे फोर्स लगेगा F21, आपने आओ देखा ना ताओ, आपने बोला भैया F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर आई, K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर आई। आप बहुत खुश हुए, आपने बोला वाह देखो निकाल कर बता दिया ना मैंने कहा हाँ ठीक है तुमने निकाल कर बता दिया, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि अब एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, और एक चार्ज ये है। कितने चार्ज हो गए, 3 चार्ज हो गए सर। अरे कितने चार्ज हो गए, 3 चार्ज हो गए, है ना। तो प्लस Q1 प्लस Q2 एंड प्लस Q3, मान लो ये प्लस Q3, ये मान लो, है ना। इसकी इससे डिस्टेंस मान लो कितनी है भैया, R1, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी, अरे यार सीधी लाइन खिंच जा, ये है डिस्टेंस R1 और ये है डिस्टेंस कितनी, R2, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आपका जो थर्ड चार्ज है ना, जिसको आपने तीसरा नाम दिया हुआ है, इस पर नेट फोर्स कितना आएगा, बताओ मुझे, नेट फोर्स कितना आएगा। तो आप ये समझो कि आप जब तक यहां पर 2 चार्जेस थे तो वो एक दूसरे पर क्या लगा रहे थे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे थे। अब देखो इस चार्ज पर ये भी एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ध्यान से देखना, इस चार्ज पर ये चार्ज भी एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, धक्का दे रहा है इसको बाहर की तरफ, धक्का दे रहा है, ये देखो, ठीक है ना। ये क्या है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सिमिलरली ये जो सेकंड वाला चार्ज है वो भी क्या कर रहा है, थर्ड वाले चार्ज को रिपल्सिव फोर्स से धक्का दे रहा है, इस पर एक और फोर्स आ रहा है F ऑन 3 ड्यू टू 1। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो यहां पर आप नेट फोर्स जब निकालने जाओगे कि भैया थर्ड वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना आ रहा है, थर्ड वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर। F31 प्लस F31 31 31 31 32 होगा ना, ये 32 होगा, ठीक है ना। F वेक्टर प्लस F32, आप ऐसे निकालोगे नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज पार्टिकल। पक्का थर्ड चार्ज बोल सकता हूं इसको, है ना। थर्ड चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स है आप इस तरीके से वेक्टर सम करके निकाल सकते हो। अब मान लो ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस हो गए, बहुत सारे चार्जेस हो गए, देखो 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 क्या हो गया भाई, ये क्या, ये देखो देखो ऐसे, ये ऐसे करके n नंबर ऑफ चार्जेस हो गए, है ना। तो मैंने आपसे पूछा कि लो भैया ये जो nth चार्ज है, ये वाला चार्ज nth चार्ज है ना, क्या है ये, Qn है, क्या है भैया ये Qn है। तो मैंने बोला कि बताओ इस nth चार्ज पर नेट फोर्स कितना आ रहा होगा, तो आप बोलोगे कि भैया जो नेट फोर्स आप पूछ रहे हो nth चार्ज पे जो आप नेट फोर्स पूछ रहे हो वो किस किस के कारण आएगा, किस किस के कारण आएगा भैया, n पर पहला वाला चार्ज भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी लगा रहा है, तीसरा भी लगा रहा है, चौथा भी लगाएगा, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, सब उस पर क्या लगाएंगे, अपने अपने रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अगर नेगेटिव साइन होता तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते, अभी क्या लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। तो n पर 1 भी लगा रहा है, ठीक है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन nth चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, प्लस वेक्टर सम कर रहे हैं n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 अप टू n इंटू n माइनस 1।
समझे कि नहीं समझे? दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेक्टर सम करना है। अभी आपको ये देखकर तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी पता है, लेकिन जैसे ही मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल या आर्टिकल प्रॉब्लम दिखाऊंगा, आपको सब धड़ल्ले से समझ में आने लगेगा। जिन बच्चों ने ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा मुझसे, या वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को देखा होगा, बहुत प्रैक्टिस की थी हमने वहां पर, तो ये चीज आपको बहुत हलवा लग रही होगी। हो सकता है कि आप ये चीज देखो भी नहीं और बोले सर छोड़ो छोड़ो, ये तो पता है, आगे चलते हैं सीधे न्यूमेरिकल पर, हम संभाल ले जाएंगे। चलिए, तो मैं चाहता हूं कि प्लीज थोड़ा सा आप ग्रेविटेशन पढ़ के आओ, ताकि आपको ये सारी चीजें क्या लगे, बहुत आसान लगे। क्लियर करता हूं, आगे बढ़ता हूं। क्लियर कर दिया, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। ये आ गया आपका आर्टिकल प्रॉब्लम। आर्टिकल प्रॉब्लम कैसे प्रॉब्लम होते हैं? आर्टिकल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें वैल्यूज बदल बदल कर आपको नई नई प्रॉब्लम्स बनाकर दे दी जा सकती है। मैं आपको एक आर्टिकल प्रॉब्लम दिखाऊंगा, उससे हो सकता है 4 अलग टाइप के, 5 अलग टाइप के, 6 अलग टाइप के प्रॉब्लम्स बन जाए। ठीक है ना? तो आप हमेशा तरीका याद रखना, नतीजे पे आप पहुंच जाओगे। वाह यार सर, क्या बात बोलते हैं आप। हमेशा आप तरीका याद रखना, नतीजे पर आप पहुंच जाओगे। कभी कभी तो लगता है कि वाह यार, मतलब मजा आ गया। चलिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये क्या है भाई? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ओके। यहां पर मैंने रखा है एक चार्ज प्लस क्यू ही कर लेता हूं, Q1 नहीं करता, नहीं तो भसड़ मच जाएगी। चलिए, तो ये हो गया प्लस क्यू, ये भी हो गया प्लस क्यू और ये भी हो गया प्लस क्यू। ठीक है ना? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि चलो भैया आ जाओ, चलो भैया बताओ कि बी पॉइंट पर नेट फोर्स कितना आ रहा होगा। बताओ मुझे, बी पॉइंट पर नेट फोर्स कितना आ रहा होगा। आपने बोला बहुत आसान है, पहले बताओ बी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखो, सब पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बी को रिपेल करेगा ए, बी को रिपेल करेगा सी। ठीक है ना? तो देखो, चलो, तो बी को रिपेल करेगा सी, धक्का मारेगा, ये बाहर की तरफ धक्का मारा, बी पर फोर्स लगाया किसने? सी ने। अरे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बी पर फोर्स लगाया किसने? सी ने। मैं पूछना चाहूंगा कि शुभम भैया ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। चलिए, तो बी पर रिपल्सिव फोर्स लगाया, सी ने धक्का मारा, तो बाहर की तरफ मैंने फोर्स बना दिया, डायरेक्शन मुझे पता है। ठीक है ना? सिमिलरली ए भी क्या करेगा? बी पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो बाहर की तरफ धक्का आएगा उस पर, तो ये मैंने बाहर की तरफ क्या लगा दिया भैया? फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय ए। समझ गया कि नहीं समझ गए? हाँ। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बताओ बी पर नेट फोर्स कितना आएगा, तो आप समझ गए कि मुझे इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। मैं यहां पर अलग से डायग्राम बनाकर आपको दिखाता हूं। देखिए, एक फोर्स है ये, एक फोर्स है ये और एक फोर्स है ये। ठीक है? हाँ सर। चलिए, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू सी एंड दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? अब मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है अगर ये, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, 60 डिग्रीज, तो ये भी 60 डिग्रीज होगा। ये कितना होगा? 60 डिग्रीज। क्लियर है? तो हमारे पास एंगल आ गया भाई, 60 डिग्री का एंगल आ गया। क्या आपके पास इनकी वैल्यूज है? वो भी निकाल लेंगे, बड़ी बात नहीं है, वो भी निकाल लेंगे। हमको ये समझ में आ गया कि अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आपको इनका वेक्टर सम कराना पड़ेगा। ओके, करा लेते हैं, आ जाओ। चलो, तो मुझे ये बताओ सबसे पहले, पहली फुर्सत में, एफ बी सी किसके बराबर है? मुझे बताओ एफ बी सी किसके बराबर है? एफ बी सी किसके बराबर है? सर, के इंटू Q1 इंटू Q2 यानी Q का स्क्वायर, है ना? दोनों की वैल्यू Q है। K इंटू Q का स्क्वायर अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस L, L और L मान लो, मान ली, कितना हो जाएगा? L का स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली मुझे बताओ एफ बी ए कितना होगा? एफ बी ए कितना होगा? सर सेम वही होगा, K इंटू Q का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, Q का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर। ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? बराबर आ रही है। मतलब मैं बोल सकता हूं इनको दोनों को क्या मैं f मान लूं? इन दोनों वैल्यूज को क्या मैं f मान लूं? हाँ सर, बिल्कुल मान लीजिए। दिस इज इक्वल टू f एंड दिस इज इक्वल टू f। याद करो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था वेक्टर्स, तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज याद करने को बोला था कि अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ जो रिजल्टेंट निकलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी?
बताओ जो रिजल्टेंट निकलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। पहली बात तो रिजल्टेंट निकलेगा 20 से, क्योंकि दोनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगी वैल्यू, क्या आने वाली है वैल्यू, 20 से निकल कर आने वाली है। ठीक है ना, यहां पर वैल्यू क्या आने वाली है, चलो आप अगर याद नहीं है तो आप फटाक से निकाल लो इसको। कैसे निकालोगे, एफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। अब कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 1/2, 2 से 2 मैंने काट दिया, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज 3 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, f√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है इसका, f√3 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, f√3। तो आप बोल सकते हो कि जो नेट फोर्स आपको पॉइंट बी पर फील हुआ वो एक्चुअल में किसके बराबर है, वो एक्चुअल में किसके बराबर है, बी पर जो आपको नेट फोर्स मिला वो एक्चुअल में f√3 के बराबर है। किसके बराबर है, f√3 के बराबर। ठीक है, अच्छा f की वैल्यू कितनी है, आप इसको बोल सकते हो ना, दिस इज योर f kq² अपॉन l स्क्वायर। तो आप इसको बोल सकते हो इट इज नथिंग बट √3 टाइम्स ऑफ kq² अपॉन l स्क्वायर। समझ गए, तो एक जनरलाइज आर्टिकल प्रॉब्लम मैंने आपको करा दिया। अब हो सकता है कल के दिन यहाँ 2q कर दे, यहाँ पर 3q कर दे, यहाँ 6q कर दे, समझ रहे हो कि नहीं, एंगल चेंज करके आपको दे दे। तो आपको ये सारी चीजें बननी चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं आई, हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, सो दिस इज योर आर्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट डाउन करिए। तो इसी के साथ हमने ये आर्टिकल प्रॉब्लम समझ लिया है ना। अब नेक्स्ट आर्टिकल प्रॉब्लम क्या होने वाला है, नेक्स्ट आर्टिकल प्रॉब्लम यही है कि इसमें अब हम चार्ज की वैल्यू चेंज कर देंगे। ठीक है ना, मान लीजिए ये है प्लस क्यू, ठीक है ना, ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट, ये भी है क्या प्लस क्यू। ठीक, यहां पर मैंने बोल दिया इस बार जो चार्ज है भाई वो हो जाएगा माइनस क्यू और नाम है इसका सी। क्या नाम दे दिया मैंने, सी नाम दे दिया। ठीक है ना, अब मुझे बताइए क्या चेंजेस आ जाएंगे। आपको पता है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचेगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। नहीं समझ रहे, अरे यार क्या बात करो, क्यों नहीं समझ रहे। अरे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, ये खींचेगा इसको अपनी तरफ, ये खींचेगा इसको अपनी तरफ, ये हाँ कि ना, और ये भी खींचेगा इसको अपनी तरफ। जो बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स लगा है सी पर, लगाया किसने है, बी पर, बी ने। ठीक है ना, फोर्स लगा है सी पर, लगाया किसने है, ए ने। आई मेरी बात समझ में, हाँ। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सी पर नेट फोर्स बता दो कितना है, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से पता होना चाहिए कि ये होगा FCA प्लस FCB के बराबर। क्या ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई सर, बिल्कुल समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल है 60, इनके बीच का एंगल कितना है 60। ठीक है, अब यहां पर हम जानते हैं कि यार FCA की वैल्यू जैसे ही आप निकालने जाओगे वो होगी K इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है साइड्स हैं कितने कितने की हैं भैया, L की। ठीक है ना, क्या यही चीज बराबर है FCB के भी, बताओ मुझे, क्या FCB के भी यही बराबर होगा, हाँ, K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, K इंटू सीधा K बन जा भाई, K क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही है। आगे सॉरी, चलिए, तो मैंने बोला इनके बीच का 60 डिग्री का एंगल है। अब देखो इनकी दोनों की वैल्यू किसके बराबर आई है, दोनों की वैल्यू किसके बराबर आई है, f के बराबर है। इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, f मान ले रहा हूँ। तो FCA इज इक्वल्स टू f एंड FCB इज इक्वल्स टू f। अब आप देखिए कि दो वेक्टर्स हैं, इतनी हिचकियां क्यों आ रही हैं मुझे, कौन याद कर रहा है, हैं इतनी हिचकियां क्यों आ रही है मुझे, कौन याद कर रहा है, पानी पी लेता हूं मैं, हैं यादों को मारना हो तो पानी पी लो, ऐसे कैसे हिचकी बात। यहाँ है f, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब पता है आपको कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो 20 से ही निकल कर आने वाला है, जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो 20 से ही निकल कर आने वाला है। ये लो भैया 20 से निकाल दिया हमने रिजल्टेंट, f नेट, या मैं बोल दूं FR, रिजल्टेंट मैंने वहां नहीं बोला था, यहां बोल दे रहा हूं, ये क्या भैया रिजल्टेंट। चलो, तो ये जो रिजल्टेंट आया है आप इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो बड़े आराम से,
बड़े आराम से, ठीक है। एफ का स्क्वायर वही चीज होगी क्या, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ का स्क्वायर इंटू कॉस 60। कॉस 60 इज 1/2, 1/2 से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा वही सेम चीज f√3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, f√3। f की वैल्यू कितनी है, kq²/L², ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां पर जो C पर नेट फोर्स लग रहा है, C पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, kq²/L² इंटू √3 के बराबर है। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये है डायरेक्शन, ठीक है ना। 60 डिग्री था, यहां से कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझे, बूझे कि नहीं बूझे, हाँ सर बूझे, बिल्कुल बूझे, पक्का 100%, हाँ सर 100%। तो बस भाई अब हो सकता है 2 नेगेटिव चार्ज कर दे, 1 पॉजिटिव कर दे, हो सकता है तीनों नेगेटिव चार्ज कर दे, हो सकता है उनकी वैल्यूज बढ़ा दे, कुछ भी कर सकता है। अब वो आपके ऊपर है, वो आपको अपना विवेक यूज करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ गया मेरी बात, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, एक और आर्टिकल प्रॉब्लम। हाँ अब ये करने पड़ेंगे क्योंकि हमने ग्रेविटेशन में भी ये सब किया ही था, आपको याद आ रहा होगा। चलिए याद तो सर क्या बोलूं, मुझे क्या क्या आता है, भूलता कुछ भी नहीं, उसे सब याद रहता है, इश्क में आदमी इसलिए बर्बाद रहता है। वाह सर क्या बात है। यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, यह है पॉइंट सी और यह है पॉइंट डी, ठीक है ना। यहाँ पर चार्ज लिख देता हूँ मैं प्लस क्यू, यहाँ चार्ज लिख देता हूँ प्लस क्यू, यहाँ भी चार्ज लिख देता हूँ प्लस क्यू और यहाँ भी चार्ज लिख देता हूँ प्लस क्यू। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, ठीक है। तो हमको पता है आंख बंद करके अब हम लिख सकते हैं एफ बी जो नेट है वो किसके किसके कारण आएगा, मुझे अब बताइए, फटाफट बताइए। देखिए ए वाला जो है, ये जो चार्ज है इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, एक लगेगा इस पे एफ बी ए, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ कि ना, ठीक है। ये सी वाला इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये देखो, समझे कि नहीं समझे, हाँ कि ना। ये हो जाएगा सी ने लगाया है किस पर, बी पर, सी ने लगाया है बी पर, और क्या, और क्या भाई, ये भी तो लगाएगा, ये भी तो लगाएगा, नहीं समझे कि नहीं, अरे समझे कि नहीं समझे, हाँ ना सर समझे ना, बिल्कुल समझे। ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, क्या लगाया इसने, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा दिया, ठीक है ना। ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, इसने रिपल्सिव फोर्स लगा दिया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक रिपल्सिव फोर्स और आ जाएगा भाई, एक रिपल्सिव फोर्स और आ गया, ये लो, ये आ गया। ये क्या है, एफ बी पे लगाया है किसने, डी पे, डी ने, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो पॉइंट सी है आपका, सी है कि बी है, पॉइंट सी नहीं पॉइंट बी है, उस पर एक फोर्स तो ये लगा हुआ है जो ए ने लगाया है ना। चलिए एक फोर्स लगा हुआ है ये जो सी ने लगाया है, और एक फोर्स लगा हुआ है ये जो किसने लगाया है, ये लगाया है डी ने लगाया है, ठीक है। सी पे डी ने लगाया है, बी पे सॉरी बी पे डी ने लगाया है, ठीक है ना। इनके बीच का एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चलो फोर्स की वैल्यू निकालो। मुझे पता है कि जो BC की वैल्यू आएगी, जो CB की वैल्यू आएगी, वही BA की वैल्यू भी आने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, ये साइज कितना है भैया, ये L, ठीक है। चलिए भाई, तो हम बोल रहे हैं कि FBA किसके बराबर होगा, फटाफट बताओ, K इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर होगा क्या, क्या यही बराबर होगा, क्या यही बराबर होगा FCB के भी, बताओ मुझे, क्या यही बराबर होगा FCB के भी, हाँ सर, ओके। यहां से लेके यहां तक की दूरी आप निकाल सकते हो क्या, अगर ये L है, ये L है, तो ये कितना होगा सर, ये होगा L√2, कितना होगा L√2। तो क्या आप FBD निकाल सकते हो, FBD निकाल सकते हो, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा वो, K इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन L/√2 का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज K इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर अपॉन 4, नहीं L स्क्वायर अपॉन 2, तो ये चला जाएगा घूम के ऊपर, कितना होगा 2KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 फोर्स हैं, 1 2 3, तो आपको इनका तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। चलिए तो हम बोलते हैं ये किसके बराबर होगा, FBA प्लस FCB प्लस FBD प्लस FBD। चलो तो FB पर जो नेट फोर्स आ रहा है कैसे निकालेंगे हम क्या करें, हम इन दोनों फोर्सेस का, इसका
और इसका रिजल्टेंट निकाल लें, हम इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लें। हाँ सर निकाल लो। क्या दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। तो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा क्या वो इसी डायरेक्शन में निकलेगा 20 से? हाँ सर बिल्कुल 20 से निकलेगा। ठीक है, तो ये निकला कहाँ से? यहाँ से। दिस इज दी एफ रिजल्टेंट। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ये एफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? तो एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ का स्क्वायर इंटू कॉस 45। नहीं cos 45 ही होगा, नहीं cos 90, सॉरी cos 90 है ना। cos 90 कितना हुआ? 0 हुआ। अब cos 90 0 हुआ तो इसको अलग कर दो, तो कितना बचा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो कितना हुआ? 2f स्क्वायर। मतलब आपका जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया? f रूट 2। ठीक है, तो यहां पर एफ आर की वैल्यू कितनी आ गई? f रूट 2। समझ गया कि नहीं समझे? और f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू क्या है भैया? ये है f की वैल्यू। समझ गए? ठीक है। एफ बी डी की वैल्यू क्या है? एफ बी डी की वैल्यू ये, मतलब व्हाट इज दिस? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर क्या है? ट्वाइस ऑफ एफ है। समझ गए कि नहीं समझे? चलो, तो हम बोल सकते हैं एफ आर की जो वैल्यू है प्लस ट्वाइस ऑफ एफ कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एफ आर कितना है? एफ रूट 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एफ। ठीक है ना, एफ कॉमन ले लें तो यहां पर पॉइंट बी पर चार्ज पर, पॉइंट नहीं चार्ज बी पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो कितना आएगा? एफ कॉमन निकाल लिया आपने, अंदर बचा कितना? रूट 2 प्लस एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो लो भैया के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रूट 2 प्लस 2। खत्म बात। अरे बात ही खत्म है भैया, ये लो आ गया आंसर। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। अब इसी स्क्वायर में घुमा घुमा के वो बहुत सारे क्वेश्चन आराम से आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर माइनस क्यू दे देता है ना, बाकी जगह क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू होता, यहाँ माइनस क्यू दे देता, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? प्लीज करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आंसर आपका क्या आता है। करके देखिए ना, अच्छा लगेगा आपको, है ना। आ जाइए, आर्टिकल प्रॉब्लम है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में आप क्या करोगे? मान लीजिए यही आपके पास एक स्क्वायर है ना। इस अरेंजमेंट में यहाँ पर एक रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ भी रखा हुआ है एक प्लस क्यू, है ना, यहाँ भी रखा हुआ है एक प्लस क्यू चार्ज, ये सब पॉइंट चार्जेस है, यहाँ भी रखा हुआ है प्लस क्यू। ठीक है ना। मैंने बोला सेंटर पर, कहाँ पर? सेंटर पर। मैं कहा यहाँ सेंटर पर मैंने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, है ना। मैंने बोला कि बताओ यहाँ पर नेट इस पर फोर्स कितना आएगा? बताओ इस पर नेट फोर्स कितना आएगा? मैंने पूछा कि क्यू पर नेट फोर्स कितना आने वाला है, निकाल कर बताओ। तो अब आप क्या करें? आप थोड़ा स्मार्ट निकले। आपने बोला भाई ये सबसे इक्विडिस्टेंट है ना, और ये क्या है? सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन है। सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन मतलब ये इसको रिपेल करेगा, इधर एक फोर्स बनाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, एक फोर्स इधर बनाएगा। ठीक है ना, ये इसको रिपेल करेगा, एक फोर्स इधर बनाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स इधर बनाएगा। ठीक है ना, ये सारे फोर्स क्या होंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पर एक दूसरे को फोर्स क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एफ क्यू नेट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दिस इज दी फायदा ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही चीज हमने पढ़ी थी सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे। अच्छा, लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना कि वो आपको क्या दे रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे, वो बोले भाई ये माइनस क्यू है ना, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, फिर क्या होगा? है ना। और बोले कि लो भैया अब बताओ, ले भैया तो कैसे दर्राटे काट रही ओम फो। ठीक है, अगर आपसे वो पूछे कि बताओ अब एफ क्यू नेट कितना होगा, तो आप क्या करोगे? सीधे 0 मत लिख देना। अगर आपने बोला कि एफ क्यू नेट 0 है तो ये हो जाएगा सरासर गलत। क्यों सर, अब 0 क्यों नहीं हो सकता? खुद सोचो ना, खुद सोचे भैया। ये एल एल है ना, ये बता दूं मैं, ये एल एल है। खुद सोचो ना भाई, इस पर ये वाला चार्ज क्या करेगा? एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, ये वाला चार्ज इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। लेकिन ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना। ये वाला चार्ज इसे अट्रैक्ट करने वाला है, ये वाला चार्ज इसे अट्रैक्ट करने वाला है। आई मेरी बात समझ में? मतलब ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बट ये क्या हो जाएंगे? एड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर 0 बोलना सही नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा,
है ना, यहाँ पर क्या निकलेगी, वैल्यू निकलेगी। अब वो वैल्यू आपको निकाल लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आ गया समझ में कि नहीं आया यार? मैं बता रहा हूँ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना। अगर यहाँ पर चारों पॉजिटिव, चारों एक जैसे चार्जेस हैं, सेम नेचर के चार्जेस हैं, और अगर आप सेंटर पे पूछ रहा है तो जीरो कर देना, और अगर एक भी कोई अलग हुआ तो फिर यहाँ जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल प्रॉब्लम, अच्छा ये वो वाले क्वेश्चन है जो हम ग्रेविटेशन में पढ़ते थे कि हम अपने मास को कहाँ रखें। एक मास ये होता था, एक मास ये होता था, इनके बीच में हम मास को कहाँ प्लेस करें कि उस पर नेट फोर्स जीरो आ जाए, जहाँ फील्ड जीरो हो जाए। इन दोनों की नेट फील्ड जहाँ जीरो होती थी वहाँ पर फोर्स जीरो हो जाता था, हम उसको प्लेस करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे। सेम चीज़ यहाँ भी होने वाली है। मान लीजिए एक क्यू चार्ज है आपके पास, एक चार्ज है प्लस क्यू, है ना, ये है प्लस क्यू एंड ये है प्लस 9q, ये बड़ा चार्ज है, ये क्या है भाई, प्लस 9q, बड़ा चार्ज है ना भैया, स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसकी, है ना, ज़्यादा पकड़ मजबूत रहेगी इसकी, ठीक है। तो आपको पता है कि इस पर, इसको मैं बोल रहा हूँ 1, इसको बोल रहा हूँ 2। आपको पता है कि भाई इस पर रिपल्सिव फोर्स आने वाला है F1 पर आने वाला है, लगाएगा कौन, 2। इस पर आने वाला है क्या, 2 पर लगने वाला है फोर्स, लगाएगा कौन, 1, रिपल्सिव फोर्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक बताओ, एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू, एक प्लस क्यू कैपिटल चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं आने वाला है, अपनी अपनी समझ है, समझ से हम कर लेंगे क्वेश्चन को। एक प्लस क्यू चार्ज है, उसको हम कहाँ प्लेस करें, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में कहाँ प्लेस करें, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है ना, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में हम इसको कहाँ प्लेस करें कि इस पर नेट फोर्स जीरो आ जाए। क्या पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू बताओ, x की किस वैल्यू से, अगर मान लो ये टोटल डिस्टेंस l है, ये टोटल डिस्टेंस l है ना, आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है कि किस जगह हम इस प्लस क्यू चार्ज को रखें कि उस पर आने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए। अच्छा ठीक है ना, आपसे पूछा जा रहा है एफ क्यू नेट क्या कर दो, जीरो कर दो, ठीक है। तो पहले मैंने सोचा कि यार ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं प्लस क्यू को यहाँ कहीं रखता हूँ, अगर मैं प्लस क्यू को मान लो अब देखो ये छोटा चार्ज है, मेरे को उस पर दया आ रही है, बोल रहा है कि भाई उसके पास मत ले जाना, वो तुरंत खींच लेगा, उसका फोर्स हावी हो जाएगा, मेरे पास लेकर आओ। मैं कहा ठीक है चलो, यहाँ पुट कर दिया मैंने प्लस क्यू, क्या होगा, क्या होगा, इस पर ये प्लस वाला क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, क्यू पर 2 वाला क्या लगा देगा, रिपल्सिव फोर्स लगा देगा, हाँ कि नहीं। इस पर भी एक रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा एफ, हाँ सही, बिल्कुल सही, इस पर भी एक रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा, क्यू पर जो कौन लगाएगा, 1 लगाएगा, है ना। तो मुझे पता है कि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं जीरो कर सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? अरे यार देखो, अगर आप ये करते, आप बोलते कि यार मैं क्या करने वाला हूँ, क्यू को प्लस क्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ, प्लस क्यू को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ पुट करते तो ये क्या करता, ये चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाता, क्यू पर रिपल्सिव फोर्स लगाता कौन, ये चार्ज, साथ ही साथ ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी इस पर क्या लगाता, रिपल्सिव फोर्स लगाता, तो ये हो जाता Fq2। अब देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ। तो क्या कभी ये फोर्स जुड़कर जीरो करेंगे, नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको तो नेट फोर्स जीरो चाहिए, आपको तो नेट फोर्स जीरो चाहिए है। क्यू को इस तरीके से प्लेस करना है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में, क्यू को इस तरीके से प्लेस करना है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में कि क्यू पर आने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए। क्या इस कंडीशन में कभी भी नेट फोर्स जीरो होगा, नहीं, ये तो जुड़ रहे हैं, ये तो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली यहां भी अगर आप मान लो प्लस क्यू को इधर पुट कर देते हो, ठीक है ना, तो प्लस क्यू पर क्या होगा भैया, क्यू पर ये सेकंड ये वाला चार्ज क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो कि नहीं लगा, समझ रहे हो, ये भी क्या लगाएगा भैया, रिपल्सिव फोर्स लगाने वाला है ना। तो यहां पर भी अगर आप प्लेस करते हो, मतलब आउटसाइड ऑफ द चार्जेस, मतलब अगर आप इन दोनों चार्जेस के आउटसाइड प्लेस करते हो प्लस क्यू को, तो वो कभी भी नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि उस पर जो दो फोर्सेज आ रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, जो दो फोर्सेज आ रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहां पर कभी भी वो नहीं हो पाएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, कॉमन सेंस बोलता है कि हमें प्लस क्यू को कहां पुट कर देना चाहिए, इनके बीच में ही पुट करना चाहिए। समझना मेरी बात, ठीक है। तो मैंने प्लस क्यू को कहां पुट किया, यहां पुट कर दिया। जैसे ही मैंने यहां पुट किया, मुझे फील हुआ कि भैया इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, इस पे रिपल्सिव फोर्स ये क्यू लगा रहा है, ठीक है, ये 1 लगा रहा है, मतलब Fq1 इस साइड, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये वाले चार्ज को जैसे ही पता चला कि भैया यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने भी क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बोलो रिपल्सिव फोर्स लगाया
कैपिटल क्यू पर किसने, 2 ने। अब आप देखो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अब इनमें हिम्मत है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट कितना ला सकते हैं, 0 ला सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो हमने इन दोनों केसेस को क्या किया, बोला कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये केस एकदम सही है। आई बात समझ में? हाँ ठीक है भैया। तो हमने बोला यार ये डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूर रखा आपने, x दूरी पर रखा, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ, दिस इज l माइनस एक्स, दिस इज l माइनस एक्स, ठीक है। ओके सर, क्या करना है, सोचो क्या करना होगा। हमें इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 पुट करना है, नेट फोर्स 0 लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि Q पर अगर आप FQ नेट 0 कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Q पर कौन कौन से फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रहा है, एक तो ये फोर्स, एक तो ये फोर्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं FQ1 इज इक्वल टू FQ2 है यहाँ पर, हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। चलो FQ1 कितना है, FQ1 कितना है मुझे बताओ, वो होगा K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q इंटू 9 टाइम्स ऑफ Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो K Q कट गया, K Q कट गया, क्या बचा, L माइनस एक्स का अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से आप स्क्वायर हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x एंड L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x। दोनों ही केसेस हम लेकर देखते हैं। तो L इज इक्वल्स टू यहाँ कितना आएगा, 3x प्लस x इज 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L/4, ठीक है ना। यहाँ से आप देखोगे तो L इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस x कितना आ जाएगा, माइनस 2x, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ L/2, माइनस ऑफ L/2। समझना मेरी बात को, यहां पर ये बोला गया कि x की वैल्यू L/4 है, x की वैल्यू L/4 है। ये है भैया आपकी x की वैल्यू, ये है आपकी x की वैल्यू, ठीक है ना। x की वैल्यू जब आप L/4 लोगे तो एक्चुअल में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सुनना मेरी बात, क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ध्यान से सुनना, अभी कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा। तो क्या करेंगे, ये मैंने बताया था, क्या बताया था, इसका एक शॉर्टकट बताया था, याद करो। एक शॉर्टकट का फॉर्मूला निकाला था हमने और उससे आंसर निकालना सीखा था। अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू एक पॉजिटिव है, एक माइनस है। देखो माइनस मतलब आपने जो x की वैल्यू नापी है वो इस डायरेक्शन में नापी है, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है ना। x की वैल्यू जब माइनस ले रहा हो मतलब आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, यहाँ से बाहर तो आप जा ही नहीं सकते ना, वो केस तो वैसे भी नहीं बन रहा था। तो ये वाली चीज़ तो आप ले ही नहीं सकते, x की वैल्यू ये हो ही नहीं सकती, x की वैल्यू आपको ये ही लेनी पड़ेगी। तो अगर x की वैल्यू आप ये L/4 करोगे तो L माइनस L/4 कर लेना आप, कितना आ जाएगा, 4L माइनस L, 3L/4। तो ये हो जाएगा 3L/4, ये हो जाएगा L/4। क्लियर है, पक्का 100%? हाँ सर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मान लीजिए कि मान लीजिए अगर दोनों जगह नेगेटिव होता फिर क्या करते। अभी तो दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव थे, तो आपने क्या रखा भैया, अपने प्लस क्यू को कहाँ रख दिया, बीच में रख दिया। अगर माइनस भी होता तो भी बीच में रख देता, ठीक है ना। माइनस होता तो ये अट्रैक्ट कर रहा होता, ये अट्रैक्ट कर रहा होता, उसमें क्या, यही ना था, बीच ही में रहता। मैं बोल रहा हूं अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो आप अपने प्लस क्यू चार्ज को कहां रखोगे, इनके बीच में ही रखोगे। और अगर दोनों ही नेगेटिव चार्जेस हैं तो भी आप अपने प्लस क्यू को कहां रखोगे, इनके बीच में ही रखोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आई। तो मैं इस चीज को एक नोट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या नोट, if both the charges are of same nature, if both the charges are of same nature, if both the charges are of same nature, then we will place plus q in between the charges, हम चार्जेस के बीच में उनको कहीं प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से बता देता हूँ, अगर मान लो प्लस क्यू है इधर और यहाँ पर कुछ एन क्यू है ना, प्लस एन क्यू है, तो आप अपना जो प्लस क्यू रखेंगे कैपिटल, वो कहाँ रखेंगे, इनके बीच में रखेंगे। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, माइनस क्यू है
और ये माइनस ऑफ एन क्यू है, तो आप अपने चार्ज को यहाँ कहीं बीच मतलब कहीं भी रख सकते हो, ऐसा नहीं यहाँ भी रख सकते हो भैया ना, हो सकता है वो वैल्यू आपको खुद पता चल जाएगी, ठीक है ना। दोनों सेम नेचर के होंगे तब। अब हमें देखना है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या होगा। अच्छा, इससे पहले हमने एक ट्रिक देखी, जरा उस ट्रिक को याद कर लें। ऐसे केसेस में एक ट्रिक हमने निकाली थी, वो क्या थी, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, √m1 अपॉन √m1 प्लस m2 इंटू एल। याद आया कुछ ऐसा, याद आया ग्रेविटेशन में। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर चार्ज पुट कर देना है, ठीक है, क्या पुट कर देना है, चार्ज पुट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। ये क्या था, Q2 इंटू एल, एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। जिसमें Q1 क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, छोटा चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा वाला चार्ज होना चाहिए, छोटा चार्ज, है ना, क्योंकि x आप कहाँ से नाप रहे हो, अरे आप x नाप कहाँ से रहे हो, छोटे चार्ज से नाप रहे हो ना, x की वैल्यू छोटे चार्ज से नापी है, तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले याद रखना कि आपका x कहाँ से होना चाहिए, छोटे चार्ज से होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आप लगाओगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में लगा कर देखते हैं, तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, √q, यहाँ पर कितनी है, √q, यहाँ पर कितनी है, √9q, है ना, इंटू एल। ये q से q कट जाएगा, रूट का नू कितना हो जाएगा, 1/1 + 3 इंटू एल, कितना आ जाएगा, l/4। आंसर l/4 ही आ रहा है ना, आंसर l/4 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है कि अगर सेम चार्जेस हैं, सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो आप कहाँ प्लेस करोगे, उनके बीच में ही कहीं अपने चार्ज को प्लेस करोगे, तो ही नेट फोर्स कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको करता हूं मैं क्लियर, आ जाइए, इसको भी कर देता हूं मैं क्लियर। नेक्स्ट एक और आर्टिकल प्रॉब्लम होगा, हाँ इसी में एक आर्टिकल प्रॉब्लम और है, इसमें क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं। अरे तो क्यों करा रहे हो सर जब कुछ नहीं होने वाला। ये है +q, ये हो जाएगा मान लीजिए -16q। ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब दिमाग लगाना चालू, हम अपने q को, हम अपने +q को कहाँ पुट करें, लाइन ऑफ जॉइनिंग में कहाँ पुट करें कि q नेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। बताओ x की किस वैल्यू के लिए ऐसा होने वाला है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो मैंने भाई तिकड़म लगाई, पहले तो नॉर्मल सोचा मैंने कि चलो भाई पिछली बार हमने बीच में कहीं रखा था, तो मैं फिर से बीच में कहीं रख देता हूँ, ठीक है ना। ये 1 है, ये 2 है। तो मैंने बोला कि भैया इस पर क्या लगेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, F कैपिटल Q पे लगाएगा 1, ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अच्छा, अब ये नेगेटिव है भैया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया भैया, अट्रैक्ट कर लिया Q को, किसने, 2 ने। तो ये दोनों फोर्सेस तो सेम डायरेक्शन में हो गए, क्या कभी भी इनका सम 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये वाला केस हम कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब हम अब अपने +q को इनके बीच में पुट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अब इनके चार्जेस क्या हो गए हैं, नेचर क्या हो गए हैं, अलग हो गए, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अच्छा सर, लेकिन अब हमारे पास 2 जगह हैं, एक तो यहां बाहर है और एक अब यहां बाहर है। इनसाइड तो हम नहीं रख सकते, हमको आउटसाइड ही रखना पड़ेगा q को, ठीक है। तो मैंने कहा चलो q को मैं यहां रख देता हूं, तो मैंने +q को यहां पुट किया। जैसे ही +q को मैंने यहां पुट किया, भाई ये +q और ये -16q, क्या गई, इसके पास चार्ज ज्यादा है, ज्यादा शक्ति है, तो इसको फटाक से अपनी तरफ ये खींचेगा। तो लो भैया, इसने अपने तरफ इसको फटाक से खींचा, ठीक। अब अगर इस पर नेट फोर्स 0 करना है, तो इसे दूर धक्का देना पड़ेगा उस साइड, तभी यहां नेट फोर्स 0 होगा, हाँ कि ना। ये रिपल्सिव फोर्स तो जनरेट करेगा, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर Q पर मुझे फील होगा कि Q पर इस फर्स्ट वाले ने एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट किया है इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो, एक तो ये चार्ज छोटा, इसकी शक्तियां कम, ऊपर से डिस्टेंस भी ज्यादा है इसका यहां से, तो आपको ऐसा लगता है कि जो ये रिपल्सिव फोर्स बना रहा है, क्या वो इसके बनाए हुए अट्रैक्टिव फोर्स को कंपनसेट कर पाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, एक तो ये छोटा चार्ज, इसकी शक्ति कम, ऊपर से ये चार्ज से ये वाला चार्ज कितनी दूर रखा हुआ है, आप खुद देखो, हाँ कि ना, हाँ सर। ये जनरेट कर रहा है इस पर रिपल्सिव फोर्स, ठीक, ये जनरेट कर रहा है इस पर अट्रैक्टिव फोर्स, और ये है बड़ा चार्ज, इसके पास शक्ति ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसने जो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट किया है वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होने वाला है, तो यहां पर नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। ये चार्ज बोलेगा कि भैया मुझसे इतना फोर्स जनरेट हो ही नहीं पाएगा, रिपल्सिव फोर्स, जो इसको काट दे और 0 कर दे वैल्यू।
आई मेरी बात समझ में? तो आपको यहां से चार्ज को उठा के इसके पास लाना पड़ेगा ताकि इसकी शक्तियां काम कर पाए। एक तो वैसे उसकी शक्ति कम, ऊपर से आपने इससे दूर रख दिया चार्ज को, तो वो बोल रहा है कि भाई मेरी शक्ति कम है तो मेरे पास लेकर आओ ना चार्ज को, तो फिर मैं अपना कुछ हिम्मत दिखाऊं, अपनी कुछ जादूगरी दिखाऊं। आई मेरी बात समझ में? तो यहां पर भी हम अपने क्यू को प्लेस नहीं कर सकते। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितनी है भाई? एल है। ओके, तो हमने बोला भाई उठाओ, प्लस क्यू को उठाकर यहां पुट करो। अब जैसे ही प्लस क्यू इसके पास आया तो क्या हुआ? रिपल्सिव फोर्स लगा। अच्छा बढ़िया, इसने अच्छा जम के शक्ति वाला क्या किया? रिपल्सिव फोर्स जनरेट किया, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है? ये बड़ा चार्ज था लेकिन अब इससे दूर भी आ गया है। ये चार्ज अच्छा था, इसके पास शक्तियां ज्यादा थी, लेकिन अब ये प्लस क्यू इससे दूर आ गया है, तो अब इसका असर थोड़ा कम होने लगा। फोर्स अभी भी लग रहा है इस पे, अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन इसका अब असर क्या होने लग गया है? कम होने लग गया है। आई मेरी बात समझ में? तो अब ये दोनों फोर्सेस क्या हो सकते हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इस पर नेट फोर्स 0 बना सकते हैं। तो ये केस हम नहीं ले सकते थे, ये केस हम नहीं ले सकते थे। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम कौन सा केस ले रहे हैं? आउटसाइड। हम क्यू, वी आर प्लेसिंग क्यू आउटसाइड एंड नियरर टू दी स्मॉलर चार्ज, नियरर टू दी स्मॉलर चार्ज। बहुत बढ़िया। क्या करना है? क्या करना है? अरे मुझे बताओ क्या करना है। देखिए सर, हमको पता है इनके बीच में मान लीजिए इफ इट इज x, ये क्या है भाई? x डिस्टेंस मैंने माना यहाँ से, मैंने x डिस्टेंस पे रखा है। टोटल कितना हो जाएगा? l प्लस x हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? हम बोलेंगे अगर हमें FQ नेट 0 करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों फोर्सेस को बराबर करना पड़ेगा। मतलब FQ1 शुड बी इक्वल टू FQ2, ठीक है। FQ1 कितना होगा? K इंटू Q इंटू कैपिटल Q अपॉन कितना डिस्टेंस है? x का स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू कितना है भाई? -16Q इंटू Q अपॉन L प्लस x का स्क्वायर। समझे? K Q गया, K Q गया, ठीक है। चलिए, तो L प्लस x का होल स्क्वायर, ये -16 क्यों? अरे यार गलती कर दी ना, -16। चार्ज का थोड़ी ना हमको साइन पुट करना पड़ता है क्या यार सत्यम सर यार। वही मैं सोचूं, चार्ज का साइन आप पुट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने उसके लिए ऑलरेडी फोर्स का डायरेक्शन बदल दिया है। आपने बता दिया फोर्स का डायरेक्शन आपने पलटा दिया ना, क्योंकि इसकी चार्ज की वैल्यू क्या थी? नेगेटिव थी, समझ गए? इसलिए आप कभी भी चार्ज की वैल्यू पुट नहीं करते। देखो अभी गलत हो जाता। L प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सही है। तो ये हो जाएगा L प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये दो केस बनेंगे। L प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x एंड L प्लस एक्स इज इक्वल टू -4x, ठीक है। पेन क्यों गिर जाते हो बेटा? 4x माइनस एक्स इज 3x, 4x माइनस एक्स इज 3x एंड -4x माइनस एक्स इज -5x। सही किया क्या? -4x माइनस एक्स इज -5x। चलिए, L की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो L की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है एक तो L/3 और एक x की वैल्यू आ रही है -L/5, L/3 एंड -L/5। अच्छा, x को आपने नापा है इस डायरेक्शन में, मेरी बात ध्यान से सुनना। x की वैल्यू अगर आप इस डायरेक्शन में ले रहे हो L/3, तो x की वैल्यू L/3 पॉजिटिव ही लोगे। अगर आप माइनस ले रहे हो तो मतलब आप ली हुई डायरेक्शन के अपोजिट आ रहे हो, अंदर आ रहे हो। x की जो डायरेक्शन आपने ली है ये आपकी पॉजिटिव है, समझ रहे हो? ठीक है ना। x की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव आई है? यहाँ पॉजिटिव आई है, तो ये वाली वैल्यू सही हुई। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि आप इस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो, तो आप अंदर की तरफ घुस रहे हो। अंदर की तरफ घुसे मतलब ये केस तो आप ले ही नहीं सकते, मुझे पता है ना, मुझे पता है। तो इसलिए आप ये वैल्यू नहीं लोगे, ये वैल्यू एकदम सही है, ये वैल्यू एकदम सही है। x इज इक्वल टू L/3, मतलब ये वैल्यू कितनी आई? L/3। इस पर जाके आप अपने Q को प्लेस करो तो इस पे आने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हा सर वाह, समझ में आ गया, बढ़िया सर समझ में आया। अब इससे आपको एक चीज समझ में आई कि अगर अपोजिट चार्ज है या अपोजिट नेचर के दो चार्ज रखे हुए हैं तो आपको अपना Q कहां प्लेस करना है? आउटसाइड प्लेस करना है। और आउटसाइड कहां प्लेस करना है? नियर टू दी स्मॉलर चार्ज, नियर टू दी स्मॉलर चार्ज। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, चलो इस चीज का भी मैं नोट प्रोवाइड कर देता हूं। आओ, नोट। in case of charge of different
नेचर या अपोजिट नेचर, इन केस ऑफ चार्ज ऑफ ऑपोजिट नेचर, इन केस ऑफ चार्ज ऑफ ऑपोजिट नेचर क्या करना है आपको, वी विल प्लेस प्लस क्यू outside, we will place outside and near to the smaller charge, आई बात समझ में। अरे भैया देखो ना, जैसे ये स्मॉल क्यू है, ये एन क्यू है, ठीक है ना, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आप अपना जो प्लस क्यू है वो कहाँ रखोगे भैया, आप इसके पास रखोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, आप इसके पास रखोगे, ये होगा आपका x। समझे कि नहीं समझे, यहां नहीं रख सकते, बीच में नहीं रख सकते, कहां रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा, और किसके पास रखना पड़ेगा, स्मॉलर चार्ज के पास। अब इसका भी एक ट्रिक थी हमारे पास, अगर आपको याद हो तो, इसकी भी हमारे पास एक ट्रिक थी, और वो क्या थी, x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू L, जिसमें आपका Q1 क्या होना चाहिए भाई, स्मॉलर चार्ज होना चाहिए, छोटा चार्ज क्या होना चाहिए, स्मॉलर चार्ज होना चाहिए। वैल्यू पुट करके देख लो, अभी समझ में आ जाएगा, अब भी समझ में आ जाएगा। चलो तो कितनी थी वैल्यू यहाँ पर, अंडर रूट Q ब्रैकेट में ब्रैकेट बोल रहा हूँ, रूट के अंदर Q2 कितना था, 16Q माइनस Q इंटू L। चलो तो Q कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/4 माइनस 1 इंटू L, यानी कि L/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, L/3। क्या x की वैल्यू L/3 आई है, देखो क्या x की वैल्यू L/3 आई है, हाँ सर L/3 आई है। याद रखना, जिस डायरेक्शन में x को नाप रहे हो उसको अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव वैल्यू अगर आएगी तो एकदम सही है, नेगेटिव आएगी तो आप उसको ऑलरेडी क्या करोगे, हटाओगे, रिजेक्ट करोगे। क्लियर, पक्का। देखिए बहुत सारे आर्टिकल प्रॉब्लम हमने कर लिए हैं, बहुत सारी हमने क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन अपने अंदर भर ली है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। देखो क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस कराने का मेरा सेंस इसलिए नहीं बनता है क्योंकि मैंने आपको देखो मैं क्या करता हूँ मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि जब एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसी कंसेप्ट को आप आर्टिकल प्रॉब्लम ले लो और उस कंसेप्ट को एज अ आर्टिकल प्रॉब्लम समझा दो। अब उससे जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आप उस कंसेप्ट को ही समझ चुके हो, उस आर्टिकल प्रॉब्लम को ही समझ चुके हो। आई बात समझ में। अब यहाँ क्या होगा, डेटा चेंज होगा, इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी, कभी ये ज्यादा होगी, कभी ये कम होगी, कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये नेगेटिव होगा, कभी ये पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बता दिया, सोचने का तरीका बता दिया, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलो भाई, तो बहुत सारे आर्टिकल प्रॉब्लम आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ हम क्या करते हैं भाई, अपने लेक्चर को करते हैं खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपना हिंदी मीडियम चैनल है और इसे आप कैसे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाइए, टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पर एक बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करिए, उससे आपको एक भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करोगे। सब कुछ आपको पता चलता रहेगा कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम चैनल पर क्या हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पूरी हिंदी में पढ़ाया ही जा रहा है, बट आप जब इसके नोट्स लेंगे तो इसके नोट्स में भी आपको सब कुछ हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप हमेशा से बोलते रहते थे, है ना। तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी हमने ये एक स्टेप लिया है। हम चाहते हैं कि आप हमें हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करें। चलिए मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी क्या है, आप जानते हैं हमेशा से कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड कराया जाता है। हम आपसे कभी नहीं बोलते कि आप ये कोड लगाइए आपको 10% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा। हम जो भी देते हैं 100% ऑफ में आपको देते हैं और पूरी क्वालिटी के साथ देते हैं। लेकिन हम भी थोड़े से भूखे हैं, हम पैसे के भूखे तो नहीं है, लेकिन हाँ हम प्यार और सपोर्ट के भूखे हैं। और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को शेयर करके अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैकल्टीज़ को बताइए स्कूल की कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन दे रहा है। इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा, हमें लगेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम आपके लिए और भी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।